हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक होगा वह होगा सेक्शन 9, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेट करता है, जिसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया गया है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहाँ बताया गया है? सेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो एक राइट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यह हस्बैंड और वाइफ, यह राइट दोनों को ही अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हस्बैंड तक ही सीमित है या केवल वाइफ को ही दिया गया है, नहीं, यह राइट हस्बैंड वाइफ दोनों को ही दिया गया है। कई बार एग्ज़ाम में हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 9 जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, उसके तहत जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वो किन को दिए जाते हैं? क्या केवल हस्बैंड को दिए जाता है या हस्बैंड वाइफ बोथ? तो आंसर आएगा कि ऐसा राइट हस्बैंड वाइफ दोनों को ही दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये जो राइट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, क्यों इसकी हमें ज़रूरत हुई, क्यों ऐसा हुआ, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं बताती हूँ कि हमें जैसे कि पता है हस्बैंड वाइफ मैरिज है, ये दो पार्टी हैं, हस्बैंड और वाइफ। अगर कोई भी एक पार्टी, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये लिख भी रहा है आइदर हस्बैंड और वाइफ, अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के, मतलब बिना किसी रीज़नेबल कॉज के, अदर पार्टी जो है, अदर पार्टी उसको बिना किसी रीज़नेबल कॉज के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, ये विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर, इसका मीनिंग क्या है? तो बहुत सिंपल शब्दों में समझा दूँ, टोटल रेप्यूडिएशन ऑफ कोहिबिएशन, इसका मीनिंग ये होता है विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। हम क्या बात कर रहे थे? सपोज़ करो, फॉर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज़ करो कि जो यहाँ पर वाइफ है, सपोज़ करो जो वाइफ है यहाँ पर, वो बिना किसी रीज़नेबल कॉज के अपना जो उसका हस्बैंड है उसकी सोसाइटी से वो विड्रॉ कर जाती है बिना किसी रीज़नेबल कॉज के। अब ऐसे में जो एग्रीटिव पार्टी है वो कौन होगा? वो हस्बैंड होगा। जस्ट एज अ एग्ज़ाम्पल मान रहे हैं हम, कौन होगा? वो हस्बैंड है यहाँ पर एग्रीटिव पार्टी। इस एग्ज़ाम्पल में वो कहाँ पर जाकर अप्लाई करेगा? वो कहाँ जाकर एप्लीकेशन लगाएगा? कहाँ जाकर पिटिशन लगाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अभी हमने कितना जाना? हमने ये जाना कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में बताया गया है। दूसरा पॉइंट, ये जो राइट है वो हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, यह तब अराइज होता है जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना किसी रीज़नेबल कॉज के उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर जाती है। ये राइट तब अराइज होता है, और यहाँ पर जो एग्रीटिव पार्टी होगी उसके पास ये राइट होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन लगा सकती है। ये उसके पास राइट आ जाता है। और वो पिटीशन किस बात के लिए लगाई जाती है? फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो पिटीशन यहाँ पर लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तब यहाँ पर और कोर्ट को लगता है कि वहाँ ऐसा कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है कि ये एप्लीकेशन ग्रांटेड क्यों ना की जाए, तब वहाँ पर कोर्ट की तरफ से डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को जारी कर दिया जाएगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन समझ लो, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अभी हमने बात ये करी थी कि सेक्शन 9 के तहत कोई भी एक पार्टी बिना किसी रीज़नेबल कॉज के अदर पार्टी की सोसाइटी से विड्रॉ कर गई है, ठीक है, लेकिन इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा कि जिस पार्टी ने सोसाइटी से विड्रॉ करा है उसके पास रीज़नेबल कॉज था। किस पर रहेगा ये बताइए? इसी बात का आंसर है इसके एक्सप्लेनेशन में। ये उस पर्सन के ऊपर होगा बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो साबित करे कि वो एक रीज़नेबल कॉज से सोसाइटी से विड्रॉ कर गया था। इसका मतलब हमने अभी एग्जाम्पल में क्या माना था? हमने एग्जाम्पल ये लिया था इसमें
कि हस्बैंड वाइफ दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो वाइफ है वो हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉ कर चुकी है, और विड्रॉ द सोसाइटी ऑफ अदर इसका मतलब था टोटल रेप्यूडिएशन ऑफ प्रोहिबिशन। अब यहाँ पर बर्डन ऑफ किसके ऊपर होगा कि जो पत्नी है जिसने विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी से किया था उसके पास एक रीजनेबल कॉज था। ये साबित करने का भार भी उस पत्नी के ऊपर ही होगा। यहाँ पर हमने इसे एग्जाम्पल में बताया है कि जो पार्टी विड्रॉ कर रही है, जो पर्सन विड्रॉ कर रहा है सोसाइटी से, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर पाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केसेस की जो इम्पोर्टेंट हैं। रमेश चंद्रा का केस देख लीजिए। यहाँ पर इस केस में यह बताया गया था कि अगर कोई एक पार्टी, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर एक पार्टी केवल टेम्पररी अस्थायी तौर पर जा रही है, अस्थायी तौर पर मैट्रिमोनियल होम को छोड़कर जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाता है कि उसने सोसाइटी से विड्रॉल कर लिया है, जब तक कि वहाँ पर उसका इंटेंशन परमानेंटली विड्रॉ करने का ना हो। ये वाली बात रमेश चंद्रा के केस में बताई गई है। आप इसमें एक केस और देख लीजिए, टी सरिता का। इस केस में यह बताया गया था कि जो सेक्शन 9 है उसको इस केस में आर्टिकल 21 का वॉयलेशन बताया गया था, लेकिन आगे जाकर श्रीमती हरविंद कुमार का जो केस था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और सरोज रानी का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का। पहले आप इसको समझिए, श्रीमती हरविंद कौर का, जो श्रीमती हरविंद कौर का केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि सेक्शन 9 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है, और इसी बात को जाकर सरोज रानी के केस में बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 9 के तहत जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिए जा रहे हैं वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर आज आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स विथ लीडिंग केस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।